ये साझा कर सकता हूं विश्वास के साथ कि सक्रियता के नाम पर लोगों में आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन दल के संगठन के तौर पर बिहार में जन स्वराज सबसे बड़ा दल है। 1 करोड़ लोगों ने इसको मिलकर बनाया था और उसके बाद करीब करीब हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए 10 रुपए देकर 2.5 से 3 लाख लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता का शुल्क देकर इस दल को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जन स्वराज की इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए आप हैं आज। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं वो सक्रिय ना हो, लेकिन ये लोग जो जन स्वराज के विचार से प्रयास से जुड़े हैं, इसी का असर है कि आप जब देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में जो सभाएं हो रही हैं तो पूरा बिहार हतप्रभ है कि इतने लोग आ कहां से रहे। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में ये प्रश्न नहीं है कि वोट कौन देगा कौन नहीं देगा। सबसे ज्यादा लोग हतप्रभ इसलिए हैं कि इतने लोग आ कहां से रहे इतनी गर्मी में। तो वो बदलाव की चाहत रखने वाले करोड़ों लोगों की ताकत है और जन स्वराज जैसे नए ताकत का असर कर देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन स्वराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग वृद्ध जन, दिव्यांग, विधवा जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन स्वराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन स्वराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन स्वराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर सवाल नहीं है तो खत्म है। सर, दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, साइबर थाने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो फेक आईडी बीजेपी की बना करके और खराब कर रही है। देखिए, ये तो पहले तो ये पुरानी खबर है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कल ही खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो 2 बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं, ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है। पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी
तो हम पूरा ये अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और वह उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो, ये बताओ। और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे किसी की भी रहे, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे। क्या आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता, जिनका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग, हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। ये कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबू जी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं, हमने कहा है आरजेडी बचा, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 को जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इस आदमी पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और ये मानहानि का मुकदमा किया है, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, हम बोल मंगल काल उसका खुद का चल रहा है। पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहा है समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे। ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो,
कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर आप पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कर रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं है। सही बात, सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोग का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर, अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया है। सर प्रधानमंत्री जी के सर मनीष कश्यप और पवन सिंह के बारे में चर्चा है कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की, उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए, एक बात और कहा है कि आप बिहार का जो डंका है वो अफ्रीका में बिहार का डंका डंका नहीं बोला उन्होंने, कहा कि बिहार के में बने इंजन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। बिहार की बात जो है अफ्रीका में भी हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी के साथ 14 में मैंने काम किया। मोदी जी की जब रैली होती थी पहले 14 में, 13-14 में आपने देखा होगा, एक रैली होता था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में चर्चा का वो विषय रहता था कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात कही, उसका क्या परिणाम होगा। अब मोदी जी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, एक दिन के बाद कोई उसको ध्यान भी नहीं देता है। कल पूरे उनके भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में बिहार के लोग सुने, समझे या चर्चा करें। पहली बात जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये पिछले 3 बार से जो मोदी जी आ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके गरीब जनता का पैसा लेकर, आप बताइए आंगनवाड़ी वर्कर को, टीचर को, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सबको जबरदस्ती बैठा के ले जाकर वहां आपने जमा कर दिया। चलिए प्रधानमंत्री आप कर सकते हैं, मधुबनी में आपने पूरे बिहार के पंचायती राज से लोगों को जुटा लिया, लेकिन जुटाने के बाद आपने कहा क्या मोदी जी ने बिहार में पलायन रोकने पर एक भी शब्द कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि कब बिहार के बच्चों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा रोजी रोजगार के लिए? मोदी जी तो वही बात कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। तो मेरे भाई, सड़क बनवाकर, ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। जैसे मैंने ट्रेन वाली बात बताई थी, आप सड़क की बात समझिए। बिहार में सड़क बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉर्थ और अगर ईस्ट और वेस्ट को आपको जोड़ना है तो बीच में बिहार है, तो बिहार हो ही तो सड़क जाएगी भाई। अगर आपको बंगाल को दिल्ली से जोड़ना है तो बिहार होके ही तो सड़क जाएगी। बिहार को कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हो। तो ये लोग जो कहते हैं हम सड़क बनवा दिए, अरे भाई सड़क आपने इसलिए बनवाया है कि कलकत्ता से सामान दिल्ली आराम से पहुंचे। अब कलकत्ता से दिल्ली अगर रेलवे लाइन है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि बिहार को स्पेशल कुछ मिला है। जो रास्ते में पड़ेगा उसको फायदा होगा। तो ये हम लोग पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इंजन वाली बात, तो भाई वो पहले तो फैक्ट्री उनकी दी हुई है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लड़कों का कंधा इतना मजबूत हो कि हम लोग अपने परिवार का गाड़ी खींच सके, हम लोग अपने परिवार का जो बोझ है उसको उठा सकें। अफ्रीका का बोझ उठाने के लिए मोदी जी को दिल्ली में बैठाया गया है। वो अफ्रीका के लोग उठाए, देश के लोग उठाए। अभी हम लोग बिहार के लोग तो अपना बोझ उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर बन के न जाएं। मोदी जी ने अभी तक पिछले 3 अपने दौरों में एक बार भी ये नहीं बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने पहले दिया था, जो उन्होंने आरा में घोषणा की थी 2015 में, उस 1,25,000 करोड़ का क्या हुआ? या पैसा मोदी जी ने भेजा कि नहीं भेजा? और अगर भेजा तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, उन्हीं के साथी लोगों ने यहाँ पर उसको लूट लिया, क्योंकि 1,25,000 करोड़ का कोई काम बिहार के लोगों को तो दिख नहीं रहा। तो उस पर न बोलकर मोदी जी ने कल कहा कि कोई एक ट्रेन शुरू करेंगे हम लोग, एक गोरखपुर से उसको यहाँ पर बिहार में 25 किलोमीटर का। तो ये बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं कि गुजरात जाइएगा तो 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन दीजिएगा, और हम लोग को 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन का उद्घाटन भी नहीं है, शिलान्यास हो रहा है।
कि 25 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा। अब बिहार का आदमी इसी पर वोट देता रहेगा। सर पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई इसके पीछे? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं।